नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल ज्ञानपुर क्लास में। आज मैं आप सभी के बीच में सीटेट टेट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूं, जो विगत कई वर्षों में पूछे गए हैं। इस वीडियो में 20 प्रश्नों की एक श्रृंखला मैंने रखी है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। आप जानते भी होंगे, एक बार इस प्रश्न को रिवीज़न ज़रूर कीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न लगभग पूछ लिए जाते हैं जिनको हम बिना रिवीजन किए जाते हैं और भूल जाते हैं। तो आइए इन प्रश्नों को हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, भाषा का मुख्य कौशल है। देखिए, भाषा का मुख्य कौशल क्या है? पढ़ना, लिखना, सुनना और बोलना। ये जो भाषा के 3 कौशल दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं? पहले क्या करता है बंदा क्या करता है? पहले बोलना सीखता है, बोलने के बाद क्या करता है? पढ़ना सीखता है, पढ़ने के बाद क्या सीखता है? लिखना सीखता है। तो इन सब तीनों चीज़ों, तीनों ऑप्शन है, तो तीनों ऑप्शन क्या है? सही है, तो उपयुक्त सभी इसमें हो जाएगा। भाषा के मुख्य तत्व होते हैं। जो भाषा के मुख्य तत्व होते हैं, देखिए भाषा क्या होती है? ध्वन्यात्मक भी भाषा होती है, सांकेतिक भाषा भी होती है और चिन्हात्मक भी भाषा होती है। तो ये भी तीनों ऑप्शन सही है। देखिए, एक प्रश्न है, आप भाषा के मुख्य तत्व पूछेगा तो एक प्रश्न से हम कई प्रश्न बना सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? भाषा के मुख्य तत्व कौन से हैं? ये तीनों हैं, तो तीनों में सभी, ये सभी भाषा के मुख्य तत्व हैं। तीसरा है, बालक को भाषा शिक्षण की शिक्षा देने का माध्यम होना चाहिए। जो बालक को हम शिक्षण, राष्ट्रीय भाषा होना चाहिए कि मातृत्व भाषा होना चाहिए, कि द्विभाषा होना चाहिए, कि प्रादेशिक भाषा होना चाहिए। जो बालक को जो भी शिक्षा देनी चाहिए, जो शिक्षा का माध्यम, मेन माध्यम होता है, मातृभाषा होता है। क्योंकि बालक की अगर कहा जाए तो बालक की जो प्रथम पाठशाला का शुरुआत होता है वो अपनी माँ से शुरू होता है, तो इसीलिए मातृभाषा इसका उत्तर सही होगा। मातृभाषा का अर्थ देखिए क्या होता है? मातृभाषा का अर्थ क्या होता है? परिवार की भाषा, कि माँ की भाषा, कि पिता की भाषा, की उपयुक्त सभी भाषा। मातृभाषा से हम अर्थ ये लगा सकते हैं कि हमारी पारिवारिक भाषा भी हो जाएगी और माँ की भी भाषा हो जाएगी और पिता की भी भाषा हो जाएगी। उपयुक्त ये तीनों ऑप्शन सही हैं। अगर तीनों ऑप्शन में सिर्फ दिया हो माँ की भाषा, तो हम वहाँ पे क्लिक करेंगे माँ की भाषा, तो मातृत्व भाषा हमारी क्या आ जाएगी? उपयुक्त सभी हो जाएगी। मातृत्व भाषा का मुख्य उद्देश्य होता है। जो मातृत्व भाषा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मानसिक विकास करना, शारीरिक विकास करना, बौद्धिक विकास करना, या उपयुक्त सभी। देखिए, मातृत्व भाषा का शाब्दिक अर्थ अगर देखा जाए एक तरह से, तो उसका क्या होता है? मेन फोकस क्या होता है कि मानसिक विकास को भी बढ़ाना, शारीरिक विकास को भी बढ़ाना और बौद्धिक विकास को भी बढ़ाना। इसीलिए इसका भी ऑप्शन उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि मातृभाषा की मुख्य शिक्षण विधि है। जो मातृभाषा की मुख्य शिक्षण विधि क्या है? देखिए, आगमन विधि, निगमन विधि, अनुकरण विधि, या उपयुक्त सभी। देखिए, जो इसमें मातृभाषा की जो प्रमुख शिक्षण विधि होती है, अनुकरण विधि होती है। क्योंकि मातृभाषा में क्या करता है? बच्चा अनुकरण के द्वारा सीखता है। क्या करता है? अनुकरण के द्वारा। जैसे माँ करेंगी, जैसे पिता करेंगे, जैसे परिवार वालों, जैसे उनकी बिहेवियर रहेंगे उनके परिवार के, बच्चे में क्या होता है? वैसा बिहेवियर ऑटोमेटिक आ जाता है बच्चे के अंदर। इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? मातृभाषा जब क्या करेंगे? अनुकरण विधि इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। भाषा अधिगम के कारण होते हैं। जो भाषा के अधिगम के कारण होते हैं क्या होते हैं? जो भाषा है उसका अधिगम का कारण होता है भाषा विज्ञान, व्याकरण और भाषा कौशल। तो भाषा अधिगम के जो कारण होते हैं, ये तीनों होते हैं। ऑप्शन में जो दिया है तीनों, ये तीनों होते हैं। इसीलिए हम उपयुक्त सभी को टिक करेंगे। शिक्षण अधिगम प्रबंध प्रत्यय के प्रवर्तक हैं। जो शिक्षण अधिगम प्रबंध प्रत्यय के प्रवर्तक हैं, कौन? B.S. ब्लूम, रॉबर्ट ग्लेसर, B.O. स्मिथ, I.K. डेविस। जो शिक्षण अधिगम प्रबंध प्रत्यय के प्रवर्तक हैं, ये कोटेशन किन्होंने दिया था? I.K. डेविस। देखिए, ऐसे कोटेशन आएंगे जिस कोटेशन को थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। कुछ ऐसे कोटेशन है जैसे ब्लूम महोदय के हैं, रॉबर्ट्स के हैं, कोहलबर्ग के हैं। हाँ, ऐसे जितने भी वैज्ञानिक हैं, जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं, आपको क्या करना पड़ेगा? इनकी कोटेशन को क्या करना, थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो शिक्षण अधिगम प्रबंध के प्रत्यय के प्रवर्तक कौन है? I.K. डेविस जी हैं। शिक्षा के उद्देश्य का वर्गीकरण किया है। शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण कौन किया है? देखिए, इसमें रॉबर्ट्स मैगर, रॉबर्ट्स मिलर, B.S. ब्लूम, B.O. स्मिथ। जो शिक्षा के उद्देश्य का वर्गीकरण किया है, क्या B.S. ब्लूम ने किया है? किसने किया है? B.S. ब्लूम ने किया है शिक्षा के वर्गीकरण का
उद्देश्य, शिक्षा का जब वर्गीकरण हुआ, शिक्षा के वर्गीकरण का उद्देश्य BS ब्लूम। शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण, जो शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण है, तो देखिए शिक्षा का वर्गीकरण क्या है, ज्ञानात्मक भी है, भावात्मक भी है, क्रियात्मक भी है। तो ये तीनों ऑप्शन सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी सही है, तीनों का सही हो जाएगा। ठीक है। 11 है सूक्ष्म से स्थल, जो सूक्ष्म से स्थूल की ओर शिक्षण सत्र की पालना किस विधि में स्पष्ट दिखाई देती है। शिक्षण के स्थूल की ओर शिक्षण सूत्र की पालना किस विधि में स्पष्ट दिखाई देती है। देखिए आगमन विधि, निगमन विधि, प्रदर्शन विधि और प्रोजेक्ट विधि, ये 4 विधि इसमें दिया है। तो इसमें से क्या होगा, जो शिक्षण जो सूक्ष्म से स्थूल की ओर जो शिक्षण सत्र का जो पढ़ाव होता है, जो पालना का जो विधि होती है, हाँ, ये विधि क्या होती है, निगमन विधि होती है। क्या होती है, निगमन विधि। आपको मैं आगमन और निगमन पर एक स्पेशल वीडियो में बना के दूंगा आप सभी के बीच में। प्रयोगशाला में कार्य करते समय विद्यार्थी किस विधि का अनुकरण करता है। देखिए जब प्रयोगशाला में जब बंदा काम करता है, जो छोटे बच्चे होते हैं, जब बड़े होते हैं, तो जब प्रयोगशाला में क्या करता है, वो प्रयोगशाला में क्या करता है, करके सीखता है। क्या करता है, करके सीखता है। तो क्या हो जाएगा, इसमें आगमन विधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आगमन विधि इसमें हो जाएगा। सिंपल सा ऑप्शन नंबर ए इसका सीधे सीधे आप सही मार देंगे। प्राथमिक कक्षाओं में विद्यार्थियों के लिए कौन सी विधि आपकी दृष्टि में उत्तम होगी। जो प्राथमिक कक्षाएं जो संचालित की जाती हैं, उसमें विद्यार्थियों के लिए एक शिक्षक होने की दृष्टि से आपकी उत्तम विधि कौन सी होगी। तो व्याख्यान विधि की, समस्या समाधान विधि की, आगमन विधि या निगमन विधि। देखिए इसमें क्या होगी, आगमन विधि सबसे सुपीरियर विधि हम मानेंगे एक शिक्षक होने के नाते। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या होती है। देखिए हिंदी भाषा में जो हमारे स्वर होते हैं, स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। कितने होते हैं, 11। इसमें ऑप्शन में 11 दिया है, तो 11 एकदम सीधे सीधे आंख बंद करके हम लगा देंगे स्वरों की संख्या को। हिंदी भाषा में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। देखिए जो मूल, जब व्यंजनों की संख्या पूछेगा तो कुछ डिफरेंट होगा, लेकिन जब क्या हो, जब मूल व्यंजनों की संख्या पूछ दे तो मूल व्यंजनों की संख्या क्या होती है, 33 होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भाषा की प्रथम सार्थक इकाई होती है। जो भाषा की प्रथम जो सार्थक इकाई होती है वो क्या होती है, भाषा की सार्थक इकाई। तो भाषा की सार्थक इकाई हम शब्द को मानते हैं। किसको मानते हैं, शब्द को। गद्य साहित्य का मुख्य प्रकार या स्वरूप है। जो गद्य हमारा होता है, पद्य और गद्य पद्य होते हैं, तो गद्य साहित्य का मुख्य प्रकार या स्वरूप क्या होता है, सर्वजनात्मक गद्य, वर्णनात्मक गद्य, भावात्मक या उपयुक्त सभी। देखिए इसमें क्या, जब गद्य की बात करेंगे तो सृजनात्मकता की बात होती है, तो सृजनात्मक गद्य को ऑप्शन सही मारेंगे, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए गद्य शिक्षण की मुख्य विधि क्या होती है। जो गद्य शिक्षण की मुख्य विधि उद्बोधन विधि होती है, प्रवचन विधि होती है, स्पष्टीकरण विधि होती है। कि उद्बोधन तो हम करेंगे, प्रवचन करेंगे तभी तो हम गद्य को सुनाएंगे किसी को, और स्पष्टीकरण भी उस पर देना हमारा अनिवार्यता है। इसीलिए उपयुक्त सभी यहाँ पे सही हो जाएंगे। प्राथमिक स्तर पर गद्य शिक्षण की विधि प्रयोग में ली जाती है। जो प्राथमिक स्तर पर होती है गद्य शिक्षण की विधि किस में प्रयोग में ली जाती है। देखिए गद्य शिक्षण की जो विधि होती है हम तो सारे जगह में यूज़ करते हैं लगभग, कि अर्थबोध विधि में भी करते हैं, प्रवचन में भी करते हैं, स्पष्टीकरण में करते हैं, उपयुक्त सभी में करते हैं। और क्वेश्चन सबसे लास्ट का क्वेश्चन नेक्स्ट एंड लास्ट है कि व्याकरण विधि की मुख्य विधि है। देखिए व्याकरण की जो मुख्य विधि है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि क्या है। तो आगमन विधि, निगमन विधि, आगमन निगमन विधि, इनमें से कोई। जब व्याकरण शिक्षण की बात पूछे मुख्य विधि की, तो आगमन निगमन विधि हम लगा देंगे फटाक से। ऑप्शन में आगमन निगमन दिया है तो फटाक से लगा देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। हाँ एक बात और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ऐसी वीडियो आप मेरे देखना चाहते हैं और पाना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी को तो जरूर दबा दें, क्योंकि जो भी वीडियो आज आपके पास जाएगा वहीं से दिखेगा, आपको मोबाइल पर नोटिफिकेशन चला आएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें और वीडियो को लाइक भी करें। थैंक यू, जय हिंद।